तरानी एक नया तराना शुरू करेंगे आज, जिसका नाम पाया गया है AS20। क्या नाम पाया गया है? हर चैप्टर की शुरुआत की तरह पहले इसकी पूरी थीम समझा देता हूँ आपको। छोटा सा ए से मतलब प्लीज़ जितना नहीं है। दो बातें इसके अंदर अपन बहुत अच्छी करेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना, सामने देखो क्या हुआ। AS20 नाम है इसका, अर्निंग पर शेयर, EPS। बच्चों ये पूरा AS कैलकुलेटिव AS है। इसमें सिर्फ हमें बताया गया है कि आज मैं एक कंपनी चला रहा हूँ और मैं उससे जो भी प्रॉफिट कमाता हूँ तो तुम सब मेरे शेयर होल्डर हो, तो जब केक कटेगा सब में बटेगा तो उन्हें कितना कितना केक मिलेगा, ठीक है? अभी किसी ने 10,000 शेयर खरीदे हैं, किसी ने 20,000 शेयर खरीदे हैं। किसी भी कंपनी में अपन शेयर खरीदते हैं तो हमारी एक अपेक्षा होती है उनसे कि हमें कुछ रिटर्न तो उस शेयर पे मिले, तो कंपनी वो रिटर्न निकालेगी। अब कंपनी क्या कर सकती है कि उस रिटर्न को कैसे भी तरीके से दिखा सकती है। जैसे आज मुझे तुम लोगों को खुश करना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरी कंपनी ने 5 करोड़ कमाए हैं, 5 करोड़ कमाए हैं और मेरी कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो मात्र 5 लाख है, ठीक है? तो 5 करोड़ डिवाइड बाय 5 लाख, एक शेयर पे कितने रुपए मिलेंगे तुम्हें? 100 रुपये अर्निंग। ये तो अर्निंग है। फिर क्या शेयर का प्राइस आज 50 है, 1000 है, जो भी है वो तो फिर तुम कैपिटल गेन जो कमाओगे तो कमाओगे ही सही। ये तो तुम्हें अर्निंग मिल रही है 100 रुपये बैठे बैठे। तो अगर किसी बंदे ने 5 लाख में से मेरी कंपनी में 10,000 शेयर खरीद रखे हैं तो इंटू 100 करे तो उसका रिटर्न हो गया 10 लाख। कितना खुश हो जाएगा वो। तो भैया अर्निंग पर शेयर का AS लाने की क्यों जरूरत पड़ी कि ये जो तुमने दिखाया है ये कितना सही है और ये कितना सही है। ये पूरा AS दो चीज़ों के ऊपर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है? कि ऊपर जो अर्निंग लेनी है वो कितनी लेनी है और नीचे जो नंबर ऑफ शेयर लेने हैं वो कितने लेने और कैसे लेने। अब अगर मान लो एक मेरा ऑडिटर आया और उसने मुझे बोला साले शेयर होल्डर से झूठ झूठ बोलता है, उनके सामने बड़ी बड़ी ढींगे हाँकता है, 5 करोड़ का प्रॉफिट है तेरा। मैं कहा हाँ दिखा। तो ये 5 करोड़ में से प्रेफरेंस डिविडेंड के 1 करोड़ कौन माइनस करेगा? पापा। हाँ, वो डिवेंचर इशू करे थे, उनको 2 करोड़ का ब्याज देना है, वो तो माइनस ही नहीं किया। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इस बार लॉस बाय फायर हो गया था, थेफ्ट हो गया था, ये हो गया था, उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में 1 करोड़ और खर्च हो गए, वो कौन माइनस करेंगे? हाँ, झूठ झूठ बोल रहे हैं उनके सामने। 4 करोड़ हटा के ऐसे ही 1 करोड़ बचा और अब 1 करोड़ में टैक्स कौन देगा? पापा। 30% टैक्स में चले गए तो कितने बचे हैं? मात्र 70 लाख। और नीचे कितने हैं? 5 लाख। लाख से लाख गया, 5 से 70 गया, 14 लाख। साले 14 रुपए की औकात है, यू 2 रुपीज पीपल। और लोगों को बता रहे हो कि एक शेयर पे कितने कमाए हैं? 100 रुपए कमाए हैं। तो ऐसी कंपनियों पे लगाम लगाने के लिए AS लाया गया है कि आप अर्निंग पर शेयर निकालोगे कैसे। आप जो अर्निंग पर शेयर निकालोगे वो तो आप अपने हिसाब से कैसे भी निकाल सकते हो, हम बताएंगे कैसे निकालोगे। ये ऐसे प्रॉफिट कौन सा लोगे हम बताएंगे, नंबर ऑफ शेयर कौन से लोगे हम बताएंगे। थीम समझा रहा हूँ अभी, फिर लाइन से चलेंगे। तो AS20 लाया गया है अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए। अर्निंग पर शेयर का बेसिक फॉर्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या होगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अगर हमने अर्निंग कमाई है 5 करोड़ की मान लो और हमारे नंबर ऑफ शेयर 5 लाख है तो हमारा EPS 100 रुपये होना चाहिए। लेकिन इतना आसान थोड़ी होता है, इतनी सी चीज़ के लिए AS लाते क्या? ट्विस्ट होगा इसमें। तो ट्विस्ट क्या होगा? ध्यान से सुनो। 2 तरह के EPS पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS। कौन से? आज मैं आपको पहले पूरी पिक्चर समझा देता हूँ। बेसिक EPS में आप अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए ऊपर तो प्रॉफिट लोगे और नीचे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लोगे, लेकिन इस प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करोगे। जैसे इसमें से इंटरेस्ट वगैरह माइनस करोगे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है AS5 के हिसाब से तो माइनस करोगे, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस वाली है तो प्लस भी करोगे। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कंसीडर करना है, इग्नोर नहीं करना। किसको? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि प्रॉफिट तो बड़ा है ना आपका। और भैया केक कटेगा, सब में बटेगा और पूरा केक बटेगा, पूरा केक बटेगा, ठीक है? क्योंकि आपके लिए सब बचा हुआ। आप कौन हो? इक्विटी वाले हो, तो आपको तो हर चीज़ मिलनी चाहिए।
ये क्यों कह रहे हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको नहीं मिलेगी, तो फिर किसको मिलेगी? तुम्हें भी नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? इट इज़ जस्ट लाइक कि हमारे घर में किसी को खाना खाने के लिए बुलाया, सारे मेहमान खाना खा के चले गए, अब जो भी कुछ बचा हुआ है, कम है, ज़्यादा है, जो भी कुछ है, एक्स्ट्रा है, किसी मेहमान ने बिल्कुल ही नहीं खाया तो पूरी प्लेट ही बच गई, सब आपका है। ठीक है, वो बचपन में होता था ना, इंतज़ार रहता है भाई ये कब जाएंगे, ठीक है, एक बार ये जाए फिर सब अपना है, हाथ नहीं लगाना इनके जाने तक। तो बच्चों जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उसे भी कंसिडर करेंगे। फिर नेट प्रॉफिट में अगर प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना है तो वो भी माइनस करेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड में एक खास बात है, सुन लो, प्रेफरेंस डिविडेंड अगर क्यूमुलेटिव नेचर के हैं तो उनको तो डिविडेंड मिलता ही मिलता है, डिक्लेयर हो या ना हो। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो हमेशा डिविडेंड माइनस करना है। लेकिन अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो उनको तभी मिलता है जब प्रॉफिट होता है, नहीं तो नहीं मिलता। तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो माइनस करना है, नहीं तो नहीं करना। और कुछ क्वेश्चन में गिवन ना हो तो सारे प्रेफरेंस शेयर को क्यूमुलेटिव मानना है, मतलब हमेशा माइनस करना है। ये सब लिखी हुई आएगी अभी बात, अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो जो भी नेट प्रॉफिट निकालोगे उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस करोगे या प्लस करोगे, या माइनस या प्लस। प्रेफरेंस शेयर को माइनस करोगे, इसको प्लस नहीं कर सकते। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस करोगे, टैक्स माइनस करोगे, टैक्स करंट टैक्स भी लोगे, डेफर्ड टैक्स भी लोगे। डेफर्ड टैक्स AS 22 में पढ़ेंगे क्या होता है, बाकी टैक्स तो तुम्हें पता ही है। तो दो तरह के टैक्स लेने हैं, एज पर इनकम टैक्स और एज पर AS 22। AS 22 है डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स आपको थोड़ा बहुत बताया था मैंने कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में और बुक प्रॉफिट में, अरे अकाउंटिंग प्रॉफिट को ही बुक प्रॉफिट बोलते हैं। बुक प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट दोनों में फ़र्क होता है। तो उनके टाइमिंग डिफरेंस के फ़र्क की वजह से जो टैक्स में डिफरेंस आता है उसके लिए डेफर्ड टैक्स का AS बनाया गया है, AS 22। तो उसकी अकाउंटिंग भी करें, हमें करनी है हमें लोगों को, ठीक है। तो वो AS 22 का टैक्स और जो नॉर्मल टैक्स है वो दोनों माइनस करने हैं। मतलब नेट प्रॉफिट में हर चीज़ लेनी है, हर पोटेंशियल चीज़। खुशी ध्यान दे ले बेटा, हो जाएगा जब खत्म होना होगा, सामने देखो। तो जो भी तो शुरू हुआ है, अभी पेज गिन रहे हो, क्या कर रही है? चलो, तो जो आपने AS 22 में डेफर्ड टैक्स देखा है, मतलब पढ़ेंगे हम लोग, और जो नॉर्मल टैक्स है दोनों माइनस करने हैं। तो ये तो हो गई बात न्यूमरेटर की। अब डिनोमिनेटर, हमेशा से एक बात बोलता आया हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, बेस हमेशा अक्सर बोलता हूँ, मेरे मुँह से 1000 बार सुना है। तो जब आपने नेट प्रॉफिट में दुनिया जहान के एडजस्टमेंट कर लिए तो नंबर ऑफ शेयर में भी एडजस्टमेंट करो। क्या एडजस्टमेंट करो? नंबर ऑफ शेयर में क्या एडजस्टमेंट करूँगा? शेयर तो शेयर होते हैं, ले लो सीधे सीधे। लेकिन शेयर में ये एडजस्टमेंट होगा कि कोई शेयर अप्रैल में इशू हुआ है, तो कोई शेयर जुलाई में इशू हुआ है, तो कोई शेयर नवंबर में इशू हुआ है, तो उनका जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। तो इसीलिए हमें शेयर का वेटेड एवरेज लेना है, नॉर्मल शेयर्स। तो अगर एक अप्रैल को मैंने शेयर इशू करे और मार्च में मेरा साल खत्म हो रहा है तो वो शेयर तो पूरे 12 महीने के लिए है। लेकिन कोई शेयर जुलाई में इशू हुआ है तो वो सिर्फ 9 महीने के लिए ही है। कोई शेयर अक्टूबर में इशू हुआ है तो वो 6 महीने के लिए है, और कोई शेयर जनवरी में इशू हुआ है तो वो 3 महीने के लिए। तो यू हैव टू टेक वेटेड एवरेज। क्या लेना है हमें? सर ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉफिट भी तो हमने टाइम के हिसाब से ही लिया है, ठीक है। आज आपने जो पूरा साल का प्रॉफिट लिया है वो पूरे साल में कमाया, वो थोड़ी है। कोई सेल आपने अप्रैल में करी होगी, तो कोई मई में करी होगी, तो कोई जून में करी होगी। तो आपने सारे टाइम को देखकर खर्चे, अगर आपने डिबेंचर जुलाई में इशू किए तो जुलाई से ब्याज लिया होगा, अप्रैल में इशू किया तो अप्रैल से ब्याज लिया होगा। खर्चे भी आपने, कोई जगह आपने किराए पे ली तो रेंट अगर आपने अक्टूबर से शुरू किया तो अक्टूबर से ही दिया होगा। तो जब आपने प्रॉफिट को सब कुछ एडजस्ट करके लिया है तो शेयर को भी बराबर लो, इसलिए वेटेड एवरेज लिया जाता है। तो नॉर्मल बात तो क्या हुई कि प्रॉफिट लो, शेयर से डिवाइड करो, EPS आ जाएगा। इसे बेसिक EPS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इसके अंदर बोनस शेयर अगर होंगे, राइट शेयर होंगे, ESOP होगा, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है वो अभी मैं बताऊंगा। ये सब बेसिक EPS में करना है। ये हमारा एक लेक्चर रहेगा, आज इसको पूरा कोशिश करेंगे कवर करने की, साइड में रख दो। अब डाइल्यूटेड EPS। डाइल्यूटेड EPS क्या होता है कि लोग इतने बड़े वाले हैं कि आज अगर आप EPS निकाल रहे हो और आपको पता है कि कल आप कुछ नए इश्यूड शेयर और इशू करने वाले हो, क्योंकि आपने कुछ लोगों को डिवेंचर दे रखे थे और वो डिवेंचर कन्वर्टेबल वाले थे, तो आपने उन्हें कहा था कि हम अगले साल इसे शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। आपने किसी को प्रेफरेंस शेयर दे रखे थे, वो भी कन्वर्टेबल वाले थे, उनको भी यही कहा था कि हम इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। किसी बैंक से लोन ले रखा था, उनको भी कहा था कि अगर लोन नहीं चुका पाए तो शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो अक्षय कुमार की तरह 1-2 हज़ार की नोट लेके घूम रहे हो और सबको पकड़ा चुके हो कि ये तेरे को दूंगा, खुला कराने के बाद तेरे को दूंगा, तो वो सब अभी उम्मीद में बैठे हमें शेयर मिलेंगे अगले साल। तो जो हमारे आज के शेयर होल्डर है उनको ये पता होना चाहिए
कि जो ईपीएस आज तुम्हें बताया गया है पोटेंशियली वो आगे डाइल्यूट होगा। क्यों डाइल्यूट हो गया? क्योंकि जो केक पहले 100 लोगों में बंटता था, आगे चल के वही केक 150 लोगों में बटेगा। तो उनको आज ही ये बात पता चलनी चाहिए कि उनका जो ईपीएस है वो बेसिक है, डाइल्यूटेड वाला अलग है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब होता है पोटेंशियल नए इक्विटी शेयर से, जो भावी पोटेंशियल मतलब आगे जो होंगे भावी इक्विटी शेयर्स नए आने से आपकी ईपीएस पे जो फर्क पड़ेगा उसे डाइल्यूटेड ईपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बढ़ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो बेसिक ईपीएस कम हो जाएगा। क्योंकि अगर नंबर ऑफ शेयर 5 लाख है और आगे चल के डाइल्यूट होने से नंबर ऑफ शेयर 10 लाख हो जाएंगे तो आपकी अर्निंग 100 से कम होकर 50 हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ नंबर ऑफ शेयर बढ़ रहे हैं, अर्निंग तो बढ़ी नहीं रही। तो डाइल्यूटेड ईपीएस दो तरह के इंपैक्ट डालता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर बेसिक ईपीएस से ज्यादा आ रहा है पॉजिटिव है, नहीं तो कम आ रहा है तो नेगेटिव। लेकिन इस बात की जानकारी आपको आज ही देनी पड़ेगी। ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर आगे चल के इशू होंगे, अभी हुए नहीं है, लेकिन जानकारी आप आज ही दे दो। तो आज आप अपने जब इनकम स्टेटमेंट बनाओ तो उसमें बेसिक ईपीएस भी निकालो और डाइल्यूटेड। कभी कोई कंपनी का आईपीओ आता है तो बेसिक भी बताता है, डाइल्यूटेड भी बताता है। डाइल्यूटेड यही तो है कि आज उस कंपनी का ईपीएस जो आज है वो तो आज है, लेकिन आज जब कंपनी नए शेयर इशू कर रही है तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ शेयर बढ़ने से प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, तो आपका ईपीएस क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो बेसिक भी बताती है हर कंपनी और डाइल्यूटेड भी बताती है। तो वो डाइल्यूटेड ईपीएस एज पर AS 20 बताती है। कैसे बताती है? बस यही AS है। बेसिक निकालूंगा, डाइल्यूटेड निकालूंगा, डिस्क्लोजर खत्म। शुरू करें। इस AS में ये नहीं दे रखा किस पे लगेगा किस पे नहीं लगेगा, क्योंकि ये हर एंटिटी पे लगेगा। टिक कर लो, यहाँ लिखा हुआ होगा। The accounting standard is mandatory for all the companies। और इसमें आपको डाइल्यूटेड ईपीएस भी दिखाना पड़ेगा। उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी लेनी है नहीं लेनी है वो सब हम बताएंगे, लेकिन मैंडेटरी तो ये सब पे है। सारी एसएमसी उस पर, सारी कंपनीज पे ये मैंडेटरी। वैसे भी मैंने आपको पहले ही कहा है कि सारे एस खत्म होने के बाद मैं एक चार्ट दूंगा, उस चार्ट में लिखा हुआ है कि कौन सी कंपनी पे कौन से एस लगते हैं कौन से नहीं लगते। तो वो तो आप बाद में याद करोगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। हर एस से अच्छा है आप उस समय याद कर लेना, ठीक है। आपका जो चैप्टर 1 है ना इंट्रोडक्शन, उसमें यही दे रखा है कि कौन सा एस किस पे लगता है किस पे। कभी कदाच 10-20 अटेम्प्ट छोड़ के एक आध बार क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। चलो डेफिनेशन से शुरू करते हैं अपन। अब ये क्या पढ़ाऊँ यार, इक्विटी शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं, प्रेफरेंस शेयर जिनमें 2 प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं, डिविडेंड भी पहले मिलेगा और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी पहले होगा। लो वो में जिन्हें कहाँ पढ़ाई उग चुके हैं, ये पढ़ते हैं, नई चीज़ है। व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? इसके लिए एक IFRS है, IFRS 9 इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और एक इंड AS भी है, ठीक है। तो IFRS 9 के हिसाब से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन दे रखी है, ये वाली बराबर से सुनना। अब IFRS तो आप CA फाइनल में पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा बहुत बता दोगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो एक पार्टी को फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करता है एक पार्टी के लिए, और एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट करता है। तो वो एसेट फाइनेंशियल एसेट है, जिसके लिए मतलब आज अगर मान लो, सॉरी वो इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आज अगर मान लो मैंने तुम्हें कोई उधार में सेल करी तो तुम मेरे डेटर बन गए, तो ये सेल से मेरे लिए तो राइट क्रिएट हुआ कि मैं तुमसे पैसे लूँगा, और तुम्हारी बुक में मैं क्रेडिटर बन गया तो तुम्हारे लिए क्या क्रिएट हुई? लायबिलिटी क्रिएट हुई। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अब उसके लिए आप BR देते हो, BP देते हो, वो सब भी क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की परिभाषा क्या कहती है कि एनी कॉन्ट्रैक्ट, अब वो सेल का हो या किसी भी चीज़ का हो, एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव राइज टू बोथ फाइनेंशियल एसेट एंड अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। एक के लिए वो फाइनेंशियल एसेट होगा और एक के लिए वो फाइनेंशियल, फॉर एग्जाम्पल लिख लो क्रेडिट सेल, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट सेल, एक के लिए डेटर होगा एक के लिए क्रेडिट। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ा है आपने, लेकिन इसको प्रॉपर टर्मिनोलॉजी आज दी है आपने। आपको ये पता नहीं है, कोई मैंने नई बात नहीं बोली है कि मैं आपको उधार में बेचूंगा तो आप मेरे डेटर हो मैं आपका क्रेडिटर हूँ, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोल सकते हैं आप? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसने एक के लिए फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करी है और एक के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट। सेम ऐसे ही अगर आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे तो आपको तो राइट है कि आप उस कंपनी से वो पैसा मांग सकते हो, और कंपनी की ऑब्लिगेशन है कि वो पैसा कंपनी चुकाएगी। तो वो इंस्ट्रूमेंट भी क्या है? फाइनेंशियल। तो इक्विटी शेयर भी एक तरह का क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। डिबेंचर भी एक तरह का क्या होता है? फाइनेंशियल।
डेटर और क्रेडिटर भी क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बीआर और बीपी भी क्या होता है? सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि सब एक के लिए फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करते हैं और दूसरे के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। बड़े बच्चों आगे बढ़े। फाइनेंशियल एसेट का मतलब बता रखा है, कैश को फाइनेंशियल एसेट बोलेंगे। आपको कोई राइट मिलेगा कैश मिलने का तो उसे भी फाइनेंशियल एसेट बोलेंगे, ठीक है। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट मिलेगा जिसमें आप किसी इंस्ट्रूमेंट को एक्सचेंज करवा सकते हो पैसे में, वो से भी। और इक्विटी शेयर को भी क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो ये सारे फाइनेंशियल एसेट बोलते हैं। तो फाइनेंशियल एसेट मतलब कैश या कोई भी ऐसी चीज जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसे कैश में कन्वर्ट करने का आपको अधिकार मिलेगा, तो वो सब फाइनेंशियल एसेट है। जैसे मैंने इक्विटी शेयर खरीदा, डिबेंचर खरीदा, शेयर खरीदा, बीआर खरीदा, तो वो सब मुझे क्या दे रहा है? राइट दे रहा है कि मैं उसे कैश में कन्वर्ट करवा सकता हूं। तो दीज ऑल थिंग्स आर फाइनेंशियल एसेट। ये सब क्या है? लायबिलिटी। उल्टी हो जाएगी। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है? कोई भी ऐसी लायबिलिटी जिसमें आपके ऊपर कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन है कैश लेने की, नहीं कैश देने की। कैश लेने की है तो फाइनेंशियल एसेट, लेकिन कैश देने की है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी। और जहां पे एक के ऊपर फाइनेंशियल एसेट आए और एक के पास फाइनेंशियल लायबिलिटी आए, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये सब बातें कहां लिखी हुई है? IFRS 9 में। यहां पे नहीं है, यहां तो बस कॉमन है। ये सब डेफिनेशन कहां से ली गई है? क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे पूरा IFRS पढ़ोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा है कि बहुत सारी जगह पे इक्विटी शेयर के ऊपर AS नहीं लगता, म्यूचुअल फंड पे AS नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट में भी मना किया था, AS2 में इन्वेंट्री में भी मना किया था। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैं तो हर बार बोलता हूँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे एक AS ऑलरेडी है, जो तुम कहाँ पढ़ोगे? याद रखना, मैं फिर रिकॉल करा देता हूँ, याद रखना मैं फिर रिकॉल करा देता हूँ। अगर मैंने इक्विटी शेयर वगैरह इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदे हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो AS 13 लगेगा। अपन ने अकाउंट भी बनाए बहुत सारे, आपने प्रैक्टिस में भी बहुत सारे क्वेश्चन करे। लेकिन अगर मैं इक्विटी शेयर ले रहा हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, तो उस पर AS 13 नहीं लगता। और ट्रेडिंग करने के लिए ले रहा हूँ तो AS2 भी नहीं लगता, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए ले रहा हूँ तो इन्वेंट्री हो गई ना, वो मेरा तो रोज का काम है, खरीदना बेचना, तो उस पर AS2 भी नहीं लगता, क्योंकि उस पर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का AS लगता है। कौन सा AS लगता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हाँ बेटा, ठीक है। तो AS2 में भी ये पढ़ा था कि अगर आप शेयर्स ट्रेडिंग के लिए खरीदते हो तो AS2 एप्लीकेबल नहीं होता, और AS 13 में भी यही पढ़ा था कि ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो साला जब यहाँ भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा, यहाँ भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा, और कर मैं ट्रेडिंग रहा हूँ, तो जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो गुड्स मानो ना, उसे नहीं मान रहे। वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए अलग AS है। नेचुरल रिसोर्स वगैरह को भी मैंने अलग अलग जगह पे मना करा है तुम्हें, उसके लिए अलग से AS है। जिनके लिए अलग AS है उनकी बात वहां पे अच्छे से की गई, जाएगी नहीं, हो गई है, हम करेंगे बाद में। चलो, पोटेंशियल इक्विटी शेयर हिंदी में लिख दो, या हिंदी में क्या लिखा है तुम समझते ही हो। पोटेंशियल, जो आगे चल के इक्विटी शेयर बनने वाले हैं, ठीक है। इंगेज्ड है, अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है। क्या है? इंगेज्ड। क्या है? इंगेज। रोका हुआ है। क्या हुआ है? रोका, ठीक है। अब किन किन इक्विटी शेयर्स का रोका हुआ है? डेट इंस्ट्रूमेंट्स या प्रेफरेंस शेयर जो आगे कभी कन्वर्ट होने से श्योर है तभी लेंगे। मैंने आपको ऐसे डिबेंचर दिए हैं जो 2 साल बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने ही वाले हैं। श्योर है, मैंने लिख के दिया है और लिखा हुआ बोलता है, तो उसे हम पोटेंशियल इक्विटी शेयर ही बोलेंगे। और तुम्हें मैंने पहले ही थीम समझाते वक्त बता दिया कि ये कहाँ काम आएंगे। डाइल्यूटेड EPS में काम आएंगे। कहाँ काम आएंगे? डाइल्यूटेड EPS में। तूने कल की वीडियो देखी थी? पूरी देखी थी? ये कुड़कुड़ हो रही थी क्या कुछ? बढ़िया, शानदार। अरे मुर्सा सर की होने दे यार, मेरी तो नहीं हो रही ना। हाँ बस, आग लगने दे बाकी सबको। चलो, पोटेंशियल इक्विटी शेयर। पोटेंशियल इक्विटी शेयर कौन से है? जिस इक्विटी शेयर को हमने क्या कहा है कि जिसका रोका हुआ है, जो आगे चल के कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। कौन होते हैं ऐसे लोग? प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर तो होते ही है जो कन्वर्टेबल नेचर की हो। कैसे हो? सारे मत ले लेना, यहाँ पे सिर्फ कन्वर्टेबल वाले लेने हैं। सेकंड, ये आपने पहले मैंने कभी बताया क्या शेयर वारंट के बारे में? मैंने 12th में मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझाता था तो वहाँ बताता था, थोड़ा बता देता हूँ। शेयर वारंट क्या होते हैं बेटा? ये आपके ऐसे वारंट होते हैं जो कभी आगे चल के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें हम आपको है ना एक राइट दे देते हैं कि भैया हम आपको प्री डिटरमाइन प्राइस पे प्री डिटरमाइन पीरियड के बाद शेयर्स देंगे, और श्योरिटी के लिए आप आज वारंट ले लो। तो ये शेयर की तरह है, ठीक है।
अभी अपोलो टायर्स ने वारंट दिए थे अपने प्रमोटर को, ये नॉर्मली प्रमोटर को देते हैं, ठीक है। तो प्रमोटर को उन्होंने वारंट दिया कि हम 2 लाख वारंट दे, एक टाइम के बाद ये 2 लाख वारंट आपके इतने शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और एक शेयर इतने का होगा, तो आपने वारंट ले लिए। तो ये वारंट भी क्या है, इनका भी रोका हुआ है, क्योंकि ये कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। तीसरे ऑप्शंस, अगर हमने एम्प्लॉय को ESOP, ये तो पूरे लॉ में समझाया तुम लोगों को, एम्प्लॉय को हम ESOP ऑप्शन देते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या देते हैं, इसमें हम एम्प्लॉय को एक ऑप्शन देते हैं कि आप अगर कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदना चाहो तो कम रेट में खरीद लेना, और बहुत सारे लोगों को हम वेस्टिंग पीरियड देते हैं कि इतने इतने टाइम के अंदर आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, ये कंडीशन पूरी होने के बाद। तो ये भी क्या है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। ये भी क्या है, ESOP का ऑप्शन, शेयर वारंट, डेट, प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट, शेयर्स व्हिच वुड हैव इशूड अपॉन सैटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशंस। जैसे मैंने तुम्हारा एसेट एक्वायर किया है और मैंने तुम्हें कहा मैं बदले में तुम्हें क्या दूंगा, इक्विटी शेयर दूंगा। मैंने तुम्हारी कंपनी को खरीदा है और मैंने तुम्हें कहा मैं बदले में तुम्हें क्या दूंगा, इक्विटी शेयर दूंगा। मैंने तुम्हारा पूरा चलता हुआ बिजनेस खरीद लिया, एसेट लायबिलिटी सब, और मैं तुम्हें क्या दूंगा, इक्विटी शेयर दूंगा। तो ये भी सब क्या है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर। तो पढ़ो, अंडरलाइन करो, शेयर्स व्हिच वुड बी इशूड, जो इशू होंगे अपॉन सैटिस्फैक्शन, कुछ कंडीशन पूरी होने के बाद, और वो कंडीशन जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के बेस में है। अब वो कंडीशन किसके लिए हो सकती है, बिजनेस एक्वायर करने के लिए, एसेट एक्वायर करने के लिए, किसी लोन या रीपेमेंट का, मैं लोन या इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाया तो उसके लिए मैं शेयर दूंगा। किसी भी कारण से मैं तुम्हें भविष्य में शेयर दूंगा और आज उसकी भनक है तो वो पोटेंशियल है, ठीक है। आज अगर मान लो रोहित की 4 गर्लफ्रेंड है और रोका एक के साथ हुआ है, तो पोटेंशियल शादी 1 से होगी कि 4 से? तो मेरे से ही बड़ा वाला है तू। हवा में तो अलाउ है फिर भी नहीं कर रहे साले, तो वहां में तो 7 जन्मों का रिश्ता है, एक जन्म में तो एक से निभा ले, मरे। तो अब बच्चों तो 4 नहीं है। अब पोटेंशियल में आप हर किसी को पोटेंशियल मत बना लेना, पोटेंशियल में आज भनक होनी चाहिए कि हाँ भैया इनको देंगे हम, वो पोटेंशियल है कि भैया आपने एसेट खरीद ही लिए, अब इक्विटी शेयर देने ही पड़ेंगे, बिजनेस खरीद ही लिया है, कंडीशन पूरी कर ही लिए, लोन का रीपेमेंट कर नहीं रहे हो और एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि लोन का रीपेमेंट नहीं करोगे तो शेयर्स में कन्वर्ट होगा सारा अमाउंट, अब देना ही पड़ेगा। तो ये उनकी बात हो रही है जिनको देना ही पड़ेगा, वो पोटेंशियल है। हर किसी को पोटेंशियल में मत ले लेना। और एक और बात सुन लो मेरी, कान खोल के, आज ये मेरे डिवेंचर है, ये ऑलरेडी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए, तो अब पोटेंशियल थोड़ी, अब रोका थोड़ी, शादी हो गई अब तो, ठीक है। तो फिर वो बेसिक ईपीएस में आएगा, डाइल्यूटेड में नहीं आएगा। किस में आएगा, समझ रहे हो। सेम ऐसे ही मैंने किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया और उनको शेयर इशू कर दिए तो बेसिक में आ जाएंगे, फिर डाइल्यूटेड में क्या आएंगे, डाइल्यूटेड में तो सिर्फ पोटेंशियल। क्या हम याद रखेंगे ना, पोटेंशियल। शादी होने वाली है, अगर हो चुकी है तो फिर तो बर्बादी हो ही गई, तो फिर तो बेसिक में ही दिखा दो। डाइल्यूटेड में तो हम सिग्नल्स दे रहे हैं कि देखो ये होने वाला है, तैयार रहना दिव्यांश। अब तो क्या वो येलो पहन गया था ना, फोकस करता दूर से। चलो शादी वादी की जो भी बात आती है दिव्यांश ही आता है मेरे दिमाग में। रोहित खुद की 4 करवा रहा है। चलो अब partly paid shares where the holder is not entitled to dividend is treated as potential equity share for the purpose of computing diluted EPS। ये नोट अंडरलाइन कर लेना, समझाता हूँ वो भी। अभी वैसे तो पार्टली पेड शेयर की अलग से ही बात करेंगे, बीच में थोड़ा घुसेड़ दिया है तो समझा देता हूँ। अगर मान लो आपके 5000 शेयर है वो 10 के, लेकिन सामने वाले ने 8 ही दिए हैं, 8 रुपये ही दिए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन शेयर्स को प्रोपोर्शनेट कर देंगे। जैसे 50,000 इंटू 10 करो, कितने होते हैं 50,000, 5000 इंटू 10 50,000, डिवाइड बाय 8 करो,
अरे हाँ यार सॉरी, 5000 इंटू 8 करो, सामने वाले ने दिए कितने 40 और डिवाइड बाय 10 करो, कितने हो जाएंगे 4000। तो हमने क्या करा, शेयर्सों को प्रोपोर्शनेट कर दिया। 5000 शेयर थे उसे कम करके कितने कर दिए, क्योंकि बेस सेम करना पड़ेगा ना। दूसरे लोग तो 10 दे रहे हैं और तुम 8 दे रहे हो, तो जब दूसरे लोग 10 दे रहे हैं तो उनके 5000 शेयर 5000 ही है, लेकिन तुम अगर 8 रुपए दे रहे हो तो तुम्हारे 5000 शेयर 5000 नहीं है, कितने हैं, इसे प्रोपोर्शनेट करना बोलते हैं, और ये हम करेंगे। तो अगर आप किसी पार्टली पेड शेयर को डिविडेंड नहीं देते हो तो उसे जो आप प्रोपोर्शनेट करोगे आगे चल के, उसे भी आप पोटेंशियल इक्विटी शेयर कह सकते हो। आज वो नहीं है इक्विटी शेयर, लेकिन वो आगे चल के, तो यहाँ पे मैं शेयर को प्रेफरेंशियल लिखूं तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि पोटेंशियल कौन है, जो इक्विटी शेयर बनने वाले हैं। तो अगर आज ही वो इक्विटी होंगे तो इक्विटी है, फिर तो पोटेंशियल कब हुए, वो जब वो आगे इक्विटी बनने वाले। ठीक है, चलो शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या होते हैं अभी बता ही दिया, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आपको राइट देते हैं, दैट गिव द होल्डर राइट टू एक्वायर शेयर, आपको राइट देते हैं शेयर एक्वायर करने का। ठीक है, तो आपने अगर कोई पोटेंशियल निकाल है, कोई आपने शेयर वारंट खरीदा है, अभी बताया मैंने अपोलो ने दिए, किसको दिए, प्रमोटर को दिए, तो वो क्या देते हैं, उन्हें राइट देते हैं। अच्छा एक बार सुनो, बैलेंस शीट कंपनीज एक्ट की शेड्यूल 3 भी ये बोलता है कि शेयर वारंट को लायबिलिटी में दिखाओ। तो अपना एक कॉलम होता है शेयर वारंट का जो खाली पड़ा रहता है, इंस्टीट्यूट क्वेश्चन ही नहीं पूछता इसमें से, कभी भी पूछ ले कभी तो ध्यान रखना, इसमें भी कोई शेयर वारंट का वो नहीं है एडजस्टमेंट, खाली पड़ा रहता है कंपनीज एक्ट में भी। एक आता है शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर वारंट आता है एक हेडिंग, ठीक है, और वो खाली पड़ा रहता है। और एक कॉलम आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, दोनों में फर्क है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में आप शेयर इशू कर चुके हो लेकिन अलॉटमेंट अभी तक पेंडिंग है और साल खत्म हो गया, तो आपको उसे बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। शेयर वारंट में तो आपने शेयर दिए ही नहीं अभी, बस कमिटमेंट करिए कि हम आपको क्या देंगे, शेयर देंगे, तो शेयर वारंट दे। अधिकतर प्रमोटर को करते हैं हम, लेकिन ऐसा कोई रूल मत बना लेना, अधिकतर ये प्रमोटर को दिए जाते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। बढ़ो आगे बढ़ो, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें अभी, बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या क्या पढ़ा दिया। व्हाट इज इक्विटी शेयर, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, एग्जाम में नहीं आएगा। व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ सकता है, एक के लिए क्या हो फाइनेंशियल एसेट, एक के लिए क्या हो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट मतलब कैश मिलना या कैश मिलने का कोई संकेत मिलना या कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना जिससे कैश मिलेगा। और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब कैश डिलीवर करना, पे करना या कोई भी ऐसा संकेत देना कि जिससे आप भविष्य में कैश पे करोगे। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के दो पार्ट, फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल शेयर वारंट पढ़ाया क्या होते हैं, और एक पढ़ाया मैंने आप लोगों को पोटेंशियल इक्विटी शेयर, भावी इक्विटी शेयर, भविष्य में इक्विटी बनने वाले हैं, अभी रोका हो चुका है जिनका, किनका रोका हो चुका है, डेब्ट और प्रेफरेंस शेयर जो आगे कन्वर्ट होंगे, ESOP जो आगे कन्वर्ट होंगे, शेयर वारंट जो आगे कन्वर्ट होंगे, या कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन जिसमें आपने किसी को शेयर देने को बोला है, या तो इसलिए बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई बिजनेस खरीदा है वेंडर से, या फिर आपने कोई लोन या इंटरेस्ट का रीपेमेंट नहीं किया, इसलिए आपने उनको शेयर देना है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर हम टाइम पे आपको पैसे नहीं देंगे तो आपका डेब्ट किस में कन्वर्ट कर देंगे, शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि मेरे बच्चों फेयर वैल्यू, अरे खा गया यार, नॉलेजेबल बायर नॉलेजेबल सेलर से आर्म्स लेंथ प्राइस पे एसेट को एक्सचेंज करता है तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू। अमाउंट ऑफ एसेट टू बी एक्सचेंज लायबिलिटीज एडेड ऑन नॉलेज ऑफ पार्ट्स इन आर्म्स लेंथ। ईपीएस की परिभाषा, ईपीएस की डेफिनेशन, ईपीएस का फॉर्मूला सब बोल दो, इसे कुछ भी बोल दो। क्या फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय इक्विटी शेयर नहीं, वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर नहीं, वेटेड एवरेज अभी बताया, क्या मतलब बताया वेटेड एवरेज का, बोल जल्दी बोल। ये अगर कोई शेयर्स है जो 10 के हैं और कुछ लोगों का इशू है वो दूसरे, कुछ भी मत बोल, तू बोल वेटेड एवरेज का मतलब अभी क्या बताया मैंने, अभी जो तू बोली हो तो मैंने पार्टली पेड को उसको कन्वर्ट करने वाली बात बताई। वेटेड एवरेज में क्या बताया था मैंने, वेटेड एवरेज कैसे करना है, तो आपको टाइम को लेकर एडजस्टमेंट करना है, तो वेटेड एवरेज मतलब टाइम। अब एक और सरल भाषा में बोलूँ, 12th क्लास सबने पढ़ी है, पास भी करी है, नंबर भी बढ़िया लाए हो,
आप 12th क्लास के सबसे पार्टनरशिप की किताब जैसे ही खोलते हो तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आता है कैपिटल पे आईओसी निकालना। तो आपने अगर 1 अप्रैल को कैपिटल लगाई है तो 12 महीने की आईओसी मिलती है, 1 जुलाई को लगाई है तो 9 महीने की मिलती है। उस समय आप कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करते हो ना मंथ के हिसाब से, वही यहाँ पे भी करना है, वही यहाँ पे भी करना है। ये भी 2 मेथड बताएगा। आप लोगों ने 12th क्लास में ऐसे 2 मेथड पढ़े हैं, अभी आने ही वाला है तो मैं अभी बता देता हूँ। देखो क्या आप ऐसे करते हो कि अभी जैसे सपोज करो आपने 50 लाख की कैपिटल लगाई 1 अप्रैल को, और उसके बाद आपने 10 लाख और एडिशनल लगाए 1 जुलाई को, और फिर आपने 20 लाख निकाल लिए 20 लाख आपने निकाल लिए। कब निकाल लिए? आपने पैसे निकाल लिए मान लो 1 सितंबर को। तो 2 तरीके हैं, एक तो मैं सबको इंडिविजुअली निकाल लूँ और एक प्लस करके, तो प्लस करके ज़्यादा सही रहता है। ओवरऑल कैसे कि 50 लाख पे निकालो, ये 1 अप्रैल की है ना, तो अप्रैल में जून, जुलाई में तो चेंज हो रही है तो 3 महीने का निकालो, फिर 50 में 10 जोड़ दो तो 60 लाख पे निकालो। फिर अगला चेंज कब हो रहा है? जुलाई के बाद सितंबर में, तो जुलाई अगस्त फिर 2 महीने का। और अब 60 में से 20 निकाल लिए तो 40, और ये कब? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? कहने की जरूरत नहीं है कि 12 होना चाहिए, 7, 2, 3, कितने हो रहे हैं? नहीं आ जाएगा। ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल है आपकी, और इसका आईओसी लगा दो। अब आईओसी की रेट होती थी 10%, तो आप इधर भी कर देते थे 10, इधर भी 10 और इधर भी। और अगर बार बार 10 ना करना हो तो तीनों का टोटल ले लो और एक बार में 10% और 1/12, क्योंकि वो अपन प्रोडक्ट मेथड से चलाते थे। लेकिन 1/12 करो तो फिर यहाँ 12 से डिवाइड, जैसे भी तुम्हें सही लगी। ये थोड़ा फ्लैशबैक हुआ। तो जो हम लोग 12th में करते थे वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है। शेयर्स को क्या करना है? हमें प्रोपोर्शनेट करना है, वेटेड एवरेज करना है। क्या करना है? टाइम के हिसाब से। किसके हिसाब से? तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड, ईपीएस। अब अंडरलाइन करना, मैंने तुम्हें वैसे तो बता दिया, फिर भी एक बार बता दूँ। यहाँ देखो, जो प्रॉफिट आप लोगे उसमें आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को भी लोगे एज पर AS 5, करंट टैक्स भी माइनस करोगे, डेफर्ड टैक्स भी माइनस करोगे। करंट टैक्स तो एज पर इनकम टैक्स और डेफर्ड टैक्स एज पर AS 20, डेफर्ड टैक्स एज पर 20। सुन रहे हो दीपक? और ये तो टैक्स वगैरह की बात हुई। और टैक्स वैक्स देने के बाद डिविडेंड माइनस करोगे प्रेफरेंस शेयर का। लेकिन इसमें 2 बातें बताइए। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अगर क्यूमुलेटिव हो तो हमेशा माइनस होगा, नॉन क्यूमुलेटिव हो तो डिक्लेयर हुआ है तो ही माइनस होगा, क्योंकि नॉन क्यूमुलेटिव डिविडेंड हमेशा पे नहीं होता है। इसलिए उसकी इन्फॉर्मेशन होगी वो डिक्लेयर हुआ है तो ही पे करना, नहीं तो माइनस मत करना। और एक और बात सुन लो, कुछ गिवन ना हो तो सारे शेयर को क्यूमुलेटिव मानना। ये बात इसमें लिखी हुई नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में कुछ गिवन ना हो तो हमें सारे शेयर को क्या मानना है? क्यूमुलेटिव। ठीक है, एक बार पढ़ता हूँ। देखो, ऑल आइटम ऑफ इनकम, इसको भी टिक मत करना क्योंकि इसकी एक बहुत शानदार टेबल नीचे बनी हुई है, लेकिन एक बार पढ़ना हमारा फर्ज बनता है। ऑल आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, जो भी इनकम एंड एक्सपेंस के आइटम है इंक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को जोड़कर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को जोड़कर सबको हमें इंक्लूड करना है नेट प्रॉफिट में एज पर AS 5। अगर AS 5 अदरवाइज बोलता है नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मत लो, AS 5 अपनी पटेलाई करता है, तो अगर वो मना करता है तो मत लो, और वो लेता है तो लो। वैसे तो हर बार लेना है आपको, क्योंकि मेरी बात सुनो, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को, एक्सेप्शनल आइटम को आप इधर भी नहीं लोगे तो अब इसके बाद क्या आएगा? और हाँ, ये फाइनल प्रॉफिट है, इसको आप इक्विटी शेयर से डिवाइड कर रहे हो। अब तो EPS ही निकल गया, इक्विटी के बाद भी किसी को देते हो क्या? लास्ट है तो आपने टैक्स की कैलकुलेशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लिया, समझ में आता है, उसमें आपने गचड़ बचड़ कर लिया। अब वो टैक्स वैक्स सब देने के बाद आपने प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड भी दे दिया। अब जो बचा वो बेटा अपूर्व ध्यान दो यार, अब जो बचा वो तो इक्विटी को ही देना है, सब ले लो ना उसमें। अब इसके बाद कौन आएगा? तो उनकी कैलकुलेशन में तो हमें सबको लेना ही चाहिए। इसीलिए कहता है कि ऑल इनकम ऑल एक्सपेंस तुम्हारी एज से सब, उसमें टैक्स भी माइनस कर दो, डेफर्ड टैक्स भी माइनस कर दो, सब लेस कर कुरा के। हाँ, AS 5 मना करता हूँ लेने से तो अलग बात है, नहीं तो सब ले लो। अब प्रेफरेंस डिविडेंड आपको माइनस करना है, ठीक है, डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट आपको उसे माइनस करना है। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए 2 बातें बोली है। क्या 2 बातें? अगर वो नॉन क्यूमुलेटिव है, ठीक है, तो
the amount of preference dividend for the period that deducted from the net profit, the amount of any preference dividend or non-cumulative preference share provided for, अगर वो provided है मतलब declare हुआ है तो देना है, and full amount of dividend for cumulative, और cumulative को तो हमेशा ही देना है whether dividend are declared or not, provided or not, provided मतलब declare हुए हैं या नहीं हुए। अब इसी चीज़ की एक शानदार समरी बनी हुई है, देखो ये रही, टैक्स करंट टैक्स हो कि डेफर्ड टैक्स हो दोनों लेने हैं, एक्सेप्शनल आइटम AS5 अलाउ करता है लेने हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी AS5 अलाउ करता है लेने हैं, कोई अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज हुआ है, डेप्रिसिएशन पहले 5 साल से लगा रहे थे अब 7 साल से लगा रहे हो, अब 10 साल से लगा रहे हो, अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज हो गया, लेना है, सब लेना है, लो यार, लास्ट चीज है तो इसमें तो सब लो। और प्रेफरेंस शेयर के लिए नॉन क्यूमुलेटिव है तो यस तभी लेना है इफ इट इज प्रोवाइडेड, मतलब वो डिक्लेयर हुआ हो, बुक्स में प्रोवाइड हो तो ही लेना है, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव है तो हमेशा लेना है। कितनी बढ़िया टेबल है, अब वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, ये टेबल को मार्क कर लो। एक सुर में बोलो, ये सारे एडजस्टमेंट जिसमें मैंने यस 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 लिखा है ये किस में करने हैं? नेट प्रॉफिट में। किस में करने हैं? प्रॉफिट में। प्रॉफिट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लेने हैं, एक्सेप्शनल आइटम लेने हैं, प्रॉफिट में से करंट टैक्स माइनस करना है, डेफर्ड टैक्स माइनस करना है, ठीक है, प्रॉफिट के अंदर से डिविडेंड माइनस करना है, क्यूमुलेटिव हो तो नॉन क्यूमुलेटिव हो तो, दीज ऑल एडजस्टमेंट हैज बीन मेड इन, विल बी मेड इन नेट प्रॉफिट। किस में करने हैं ये? नेक्स्ट। अब बेसिक ईपीएस, जो नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं उसे डेज आउटस्टैंडिंग से मल्टीप्लाई करने, ये तुम चाहो तो काट सकते हो, ये बच्चों जैसी चीज को कोई ऐसे याद करके नहीं। इसका एक शानदार एग्जांपल ये दे रखा, वैसे तो इलस्ट्रेशन बाद में करते, कर पूरा ले तो छोटा सा है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 कि डेज की कैलकुलेशन कैसे करनी है। देखो वेटेड नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं, वेटेज। पहले मेरे पास बैलेंस था 1800 का, फिर मैंने कुछ शेयर और इशू करे मई में, 31 मई में, और 1 नवंबर को मैंने अपने ही शेयर का बायबैक कर लिया। तो देखा जाए तो पहले मेरे पास 1800 थे, 600 जोड़ा तो कितने हो गए? 2400, और 300 हटाया तो कितने हो गए? आम जिंदगी तो ये कहती है डिवाइड बाय 2100 कर लो। आम जिंदगी क्या कहती है कि अगर आपका नेट प्रॉफिट 21 लाख है तो नंबर ऑफ शेयर कितने ले लो? 2100, और ये काट के ईपीएस निकाल लो कितना? 1000। बोलो यार, बोलो, बोलते रहा करो, ईपीएस कितना निकाल लो? 1000। ये कहती है आम जिंदगी। और मेंटोस जिंदगी क्या कहती है? प्रोपोर्शनेट करेंगे, ठीक है। क्या 2100 शेयर शुरू से थे क्या? क्या 1800 शेयर हमेशा रहे क्या? 600 शेयर शुरू से थे क्या? 300 बायबैक शुरू में ही हो गए थे क्या? 300 बायबैक अंत में हुए थे क्या? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, नो। और सारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? वेटेड एवरेज करो, टाइम से लो, टाइम से, टाइम से लो। कैसे लो? यहां देखो 1800 शेयर है, 1 जनवरी के बाद चेंज कब आ रहा है? 31 मई को। तो 1800 इंटू जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने, 5/12। सामने देखना, अब 1800 में 600 और जुड़ गया तो कितने हो गए? मई के बाद चेंज कब आ रहा है? नवंबर में। तो मई का जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने महीने? 5 महीने, 5/, जो भी आया। अब 300 हट गए तो कितने बच गए? नवंबर, दिसंबर, 2 महीने। मार्च तक मत ले लेना क्योंकि साल शुरू कहां से किया है? 15 महीने को मत बना लेना पहला साल, 12 महीने का ही होता है साल तो, ठीक है। चलो कितने महीने ले? नवंबर, दिसंबर, 2 महीने। ये सब कर को रखो। 2100 आ रहा है पक्का, ठीक है। भाई का कितना आ रहा है? ये कोइंसिडेंट है कि हमेशा ऐसा होगा? श्योर? ये सवाल कंफ्यूजिंग है थोड़ा। कोइंसिडेंट है कि हमेशा होगा? कोइंसिडेंट है, हमेशा होगा क्या? बावलो, ऐसे हुआ है वो तो, ठीक है, मन के। और ऐसे हमेशा होता तो ये पागल का बच्चा है क्या जो इतनी कैलकुलेशन करवा रहा है? ये भी तो बोल देगा क्लोजिंग ले लिया करो हमेशा, ये यही बोलता ना, ठीक है। किसने लिखे हैं ये एस? किसने लिखे हैं? पापा ने। किसने लिखे हैं? पापा ने लिखे हैं, ठीक है। आज से और हमसे बहुत ज्यादा समझदार लोगों ने लिखे हैं ये, ठीक है। चलो, ये पागल का बच्चा कह रहा है कि या तो 500 2100 ऐसे निकाल लो, या फिर क्या करो 1800 पे पूरे 12 महीने का
600 पे अगले 7 महीने का और 300 पे 2 महीने का माइनस, क्योंकि बायबैक हुआ है। तो ये करके भी कितने आएंगे? मुझे तो ये सेकंड वाला सही नहीं लगता, मैं तो 12th में भी फर्स्ट वाला ही बोलता था और अभी भी यही बोलूंगा, फर्स्ट वाला। ग्रॉस से चला करो, जैसे मैं 12th में भी यही बोलता था कि नई कैपिटल लेकर आए तो उसे ऐड करो और पुरानी कैपिटल को माइनस करो और एक मंथ से दूसरे मंथ में चेंज देख लो बस, तो वो अच्छा रहता है। और ये वाली अप्रोच ये कहती है कि आपका 1800 पूरे 12 महीने का निकाल लो, फिर अगले 600 पे अगले 7 महीने का निकाल लो, अगले 300 पे अगले 3 महीने का निकाल लो, जो भी करो आंसर सेम आना है। लेकिन अपन तो फर्स्ट वाला मुझे ज्यादा सही लगा कि तुम्हें जो भी सही लगे वो करना। इसमें मेरे को सही क्यों नहीं लगता? क्योंकि यहाँ सब प्लस ही प्लस है, यहाँ बीच में ये माइनस है क्योंकि बायबैक हुए। तो जब आप ग्रॉस से चलोगे तो 1800 में 600 जोड़ोगे 2400 ही आएगा, और 2400 में से 300 हटा भी दोगे तो ग्रॉस में तो 2100 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको? 300 माइनस करना है, क्योंकि हम सबका क्यूमुलेटिवली ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? कि हम 1800 पे पूरे 12 महीने का निकाल रहे हैं, क्योंकि जनवरी से दिसंबर तक के थे, और ये इशू ही कब हुए हैं? 1 जून को, मतलब 31 मई को, मतलब 1 जून को। तो ये जून से लेकर दिसंबर 7 महीने तक थे, और ये 1 नवंबर को रिडीम हुए हैं, तो ये 2 महीने हमारे पास नहीं थे, नवंबर और दिसंबर। तो ये 2 महीने का क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। जैसा आपको सही लगे, दोनों से आंसर तो कितना आएगा? 21। ये मैंने आपको सिखाया वेटेड एवरेज लेना। क्या लेना? नेक्स्ट, अब ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना है 6 केस को। इसमें डेट्स के बारे में है। आज के लिए बस यहाँ डेट तक का पढ़ेंगे, बाकी कल देखेंगे। ये डेट्स तक का, ए से लेकर एफ तक, अमालगमेशन से कल देखेंगे हम लोग। जल्दी से सुन लो डेट का। हाँ मेरे भाई, हाँ करो ना मेरे भाई, सभी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, और कल लिया करो। ऐसा अच्छा लगता है कुछ चीज़ बीच में इंपॉर्टेंट आती है तो पढ़ने बैठते ना। ये इंपॉर्टेंट बोली थी सर ने, शायद आ जाए। क्यों बेटा? टेस्ट में ही आ जाए और कहीं नहीं, तो यहाँ तो आ जाए। इतनी मेहनत करिए। चलो अब देखो मेरी बात सुनो बच्चों, अभी तक क्या पढ़ाया मैंने तुम लोगों को? बहुत कम। अभी तक जो बहुत अच्छी चीज़ बताई वो 3 बताई है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर, और एक वो नेट प्रॉफिट में क्या लेना है और क्या नहीं लेना। ठीक है, और बाकी ये टाइम वाला है तो ठीक है, तो हो जाता है। नंबर ऑफ शेयर को टाइमिंग के हिसाब से लेना है, वेटेड एवरेज करना है मतलब। सुनो बच्चों, अब चौथी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आज के लेक्चर की। हम लोग जब ये इक्विटी शेयर्स ले रहे हैं तो इनमें डेट कौन सी ले, ये डेट में घुमाएगा हमें। अभी तो एक ही डेट थी, तो जनवरी से ले लिया हमने, मई से ले लिया, 2-3 डेट दे देगा ये पागलों की तरह। तो भैया रूल ये याद रखना है कि जिस भी चीज के लिए शेयर दिए गए हैं ना, वो काम पूरा होगा तो उस दिन से शेयर इशू मानेंगे। जिस दिन कमिटमेंट करी है उस दिन के इशू नहीं मानेंगे कि मैं तुम्हें शेयर दूंगा। आज ही बोल दिया मैंने, आज से नहीं लेंगे। आज मैंने तुम्हें शेयर दिया है एसेट खरीदने के लिए, तो एसेट आ गई क्या मेरे पास? आ गई है ना, तो बस आज से डेट ऑफ इशू है। तो हाँ, इन सब में एक बेसिक है, ये बेसिक पे चलोगे तो ये सारे लर्न हो जाएंगे। देखो नंबर 1, अगर आपने कैश देकर शेयर्स लिए हैं तो जिस दिन कैश रिसीव हुआ, नॉट ऑन द डे ऑन विच शेयर इज इशूड, जिस दिन कैश रिसीव हुआ। क्योंकि अगर आप ये मानोगे ना कि जिस दिन शेयर इशू हुआ, तो सब में यही लाइन लिखनी है फिर तो तुम्हें। तो जिस दिन शेयर इशू हुआ वो डेट नहीं है। कभी भी किसी बच्चे से पूछते ना, भाई चलो बताओ शेयर की डेट कब से लेनी है, तो सब बोलते हैं सर जिस दिन शेयर इशू हुआ। ये तो हमारी सोच है ना, ये तो नाटक है इनके। तो ये कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, तुमने शेयर इशू किया उससे क्या मतलब है, रोकड़ा आएगा उस दिन से मतलब है। जैसे आज एक सिंपल सी बात करूँ, बच्चा मेरे पास डेमो लेने आया, तो जिस दिन वो कोचिंग में आया उस दिन से उसकी फीस रिकॉर्ड कर लूँ, जिस दिन वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देगा उस दिन से करूँ ना। ज़्यादा अच्छा तो ये है, ज़्यादा अच्छा तो ये है। अब वो आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, 5 दिन आया, मन बदल गया, नहीं आया, तो फिर मैंने तो जबरदस्ती रिकॉर्ड कर ली, फिर रिवर्स करने बैठूंगा क्या? तो भैया जब पैसा आए तब आप शेयर इशू की डेट लेना। तो भैया इस टॉपिक का नाम है कि वेटेड एवरेज करने के लिए डेट कब से लेनी है। तो डेट लेनी है ऑन विच कंसिडरेशन इज रिसीव्ड और रिसीवेबल, या तो रिसीव हो जाए या रिसीवेबल हो। वो कमिटमेंट कर दे कि मैं आज दे दूँ, 3 दिन में दे दूंगा, तो बस आज कमिटमेंट तो कर दी ना कम से कम, तो आज भी रिकॉर्ड कर ली। लेकिन अभी उसने कुछ भी नहीं किया और आपने शेयर पहले दे दिए, तो वैसे तो आप देते भी नहीं हो, लेकिन आपको दे भी दिए आपने, तो भी डेट ऑफ इशू नहीं लेना, डेट ऑफ कंसिडरेशन लेना है। क्या लेना है? नंबर 2, अगर आपने किसी डेट को कन्वर्ट किया है तो डेट ऑफ कन्वर्जन लेना है, डेट ऑफ इशू नहीं लेना, डेट ऑफ कन्वर्जन लेना है। फिर नंबर 3,
अगर आपने कोई प्रिंसिपल या इंटरेस्ट के ल्यू मतलब बदले में शेयर दिए, तो जिस दिन आपने इंटरेस्ट देना बंद कर दिया उस दिन की डेट लेनी है, डेट ऑन विच इंटरेस्ट सीजेस मतलब बंद होना, समझ गया हार्दिक? ठीक है, सीज होना, सीज रुक जाना, जैसा अपूर्व का दिमाग रुक चुका है अभी तो चल रहा है। तो सीज, जिस दिन आप इंटरेस्ट पे करना सीज कर दो उस दिन से। टॉपिक समझ लेना पहले, टॉपिक क्या चल रहा है, डेट कौन सी डेट लेनी है, कौन सी डेट लेनी है। अगर आपने नॉर्मल शेयर्स इशू करे हैं तो डेट ऑफ कंसिडरेशन, अगर आपने वेंडर को दिए हैं वो तो आया ही नहीं खैर अभी, ठीक है। अगर आपने कन्वर्जन किया है तो डेट ऑफ कन्वर्जन, आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बदले में शेयर दिए हैं तो डेट ऑन विच इंटरेस्ट सीज, क्या नंबर 4, अगर आपने कोई लायबिलिटी को सेटल करने के लिए शेयर्स दिए हैं तो डेट ऑफ सेटलमेंट। मेन बात टिक करना, अगर आपने शेयर दिए हैं कोई एसेट को एक्वायर करने के लिए तो डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ये टिक करना बस, है ना। हमें तो बस मोटी चीज याद रखनी है, कोई इसका कोई रटने नहीं बैठना है। डेट ऑफ एक्विजिशन, समझ गए बच्चों बराबर। और अगर आपने कोई सर्विस के बदले में शेयर दिए हैं तो डेट ऑन विच सर्विस रेंडर, डेट ऑन विच, ठीक है। जैसे मेरे यहाँ पूरी फैक्ट्री, पूरा गोडाउन, ये सब बनाने के लिए एक इंटीरियर आया मेरी कंपनी का, सब बढ़िया तैयार करके गया, 10 लाख का बिल बिठाया उसने, सर्विस ली मैंने उससे, इंटीरियर था बहुत बड़ा। मैंने कहा भाई साहब 10 लाख तो नहीं है, शेयर ले लो 10 लाख के, मेरी कंपनी के शेयर है शानदार। मान गया और बोतल में उतार दिया, ले लिए, उसको शेयर दे दिए। तो अब ये शेयर की डेट कब से लूँगा, डेट ऑन विच सर्विसेज इज रेंडर्ड, जिस दिन उसने मुझे पूरी सर्विसेज दे दी, ठीक है। तो देखो इक्विटी शेयर इशूड फॉर रेंडिंग सर्विसेज आर इंक्लूडेड एज द डेट सर्विसेज आर रेंडर्ड। तुम इन सारे के सारे केसेस में एक बात समझ गए होंगे, एक में भी डेट ऑफ इशू नहीं आया। क्या नहीं आया? डेट ऑफ इशू, उल्टी वाली चीज आई। उधर से कब हुआ है वो आया डेट, मैंने कब दिया है उससे मतलब नहीं। तुमने सर्विस दे दी ना आज से, तुमने सर्विस दे दी आज से, तुम्हारी एसेट में लेके आ गया ना आज से, हर चीज में तुम्हारी वाली डेट ली है, मेरी वाली नहीं ली है। जिस दिन मैंने इंटरेस्ट देना सीज कर दिया, आज से मैंने इंटरेस्ट देना तो आज से, तो हर बार डेट कौन सी ली है, जब सामने से काम कंप्लीट हुआ है। हमने कब शेयर दिए ये तो एक बार भी नहीं आया, एक में भी क्या नहीं आया, डेट ऑफ इशू नहीं आया। क्या नहीं आया? हाँ, बालक बोनस पूछ रहा है बेटा, बोनस और राइट इशू पे तो मेरी पूरी चर्चा बाकी है अभी, उसकी तो चर्चा ही कहाँ करी अपने। बोनस आएगा, राइट आएगा, इसॉप आएगा, इन 3 पे बात करेंगे तो जाके बेसिक खत्म होगा, और इस बेसिक में पोटेंशियल का तड़का लग जाएगा तो डाइल्यूटेड खत्म होगा। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।